जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आज हम जितने भी प्रश्न देखेंगे वो सभी होंगे कूट वाले प्रश्न। आप जानते हैं, चाहे वो CGPSC का एग्जाम हो या फिर व्यापम का एग्जाम हो, कूट वाले प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न जो है थोड़े हाई लेवल के होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है। देखिए, पहला सवाल क्या है, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ शासक का नाम दिया है और दूसरी तरफ उसके कार्य का नाम दिया है। दोनों को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, रत्नदेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम ने क्या किया था दोस्तों, इसने रतनपुर में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है, पहले जो है रत्नदेव प्रथम की राजधानी कहाँ होती थी, तुम्माड़ होती थी। तो तुम्माड़ से उसने क्या किया, एक रतनपुर नामक नगर को बसाया और वहां पे अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया, तुम्माड़ से रतनपुर में। तो ए का क्या हो जाएगा, दो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ए का हो जाएगा दोस्तों दो। ठीक है, अब पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में देखते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या किया था, इसने कुसुम भोग व काकरे के क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या किया था, कुसुम भोग व काकरे के क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। तो बी का हो जाएगा चार। बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, चार। अब देखिए, काकरे क्या है, वर्तमान में जिसको हम कांकेर बोलते हैं, वर्तमान में जिसको हम कांकेर बोलते हैं वही क्या है, काकराई क्षेत्र है। तो इस पर किसने विजय प्राप्त किया था, पृथ्वीदेव द्वितीय ने। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, कलिंगराज। कलिंगराज को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक या कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया था, छत्तीसगढ़ में कलिंगराज ने किया था। तो ये क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा दोस्तों एक। सी का हो जाएगा वन। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, क्या है, कमलराज। कमलराज ने क्या किया था, त्रिपुरी के जो शासक थे, ठीक है, गांगे देव, उसकी सहायता किया था किसने, कमलराज ने। तो डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा थ्री। डी का हो जाएगा वहां पे थ्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2413। अब चलिए देख लेते हैं, सर यहाँ पे हो जाएगा 2413 किसमें है, ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में ही है 2413। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा सवाल है, कलचुरी शासक और उसके कार्यकाल में हुई घटनाओं को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कलचुरी शासक का नाम दिया है और उसके जो शासन काल में निम्न घटनाएं हुई हैं उनको सुमेलित करना है। तो देखिए, कल्याण साय जो है, ठीक है, कल्याण साय ने क्या किया था, मुगल दरबार में 8 वर्षों का समय गुजारा था। ठीक है, कल्याण साय ने क्या किया था, मुगल दरबार में 8 वर्षों का समय क्या किया था, गुजारा था। ठीक है, अब मुगल दरबार में किसके किसके कौन से शासक के दरबार में गुजारा था, तो देखिए कभी कभी इसका आंसर लेता है अकबर। ठीक है, कभी कभी अकबर लेता है और कभी कभी जहांगीर भी लेता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से वहां पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अकबर या जहांगीर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, मुगल दरबार में 8 वर्षों का समय गुजारा। किसने गुजारा था, कल्याण शाह ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा टू। ए का हो गया टू। अब बहारेंद्र शाह ने क्या किया था, इसी को बहार शाह भी कहा जाता है। बहारेंद्र शाह ने क्या किया था, पठानों के आक्रमण से कोसगई किले में आश्रय लिया था। ठीक है, पठानों का जो आक्रमण हुआ था उसके कारण कोसगई किले में आश्रय लिया था, किसने लिया था, बहारेंद्र शाह ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा फोर। यहाँ पे बी का हो गया फोर। अब देख लीजिए आगे क्या है, राज सिंह। राज सिंह ने क्या किया था, देखिए राज सिंह का दरबारी कवि था। कौन सा दरबारी कवि, राज सिंह का दरबारी कवि था जिसका नाम था गोपाल मिश्र। ये गोपाल मिश्र था वो राज सिंह का दरबारी कवि था और उसने क्या किया था, खूब तमाशा ग्रंथ की रचना किया था। तो ये क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा वन। यहाँ पे होगा सी का वन। अब देखिए रघुनाथ सिंह ने क्या किया था, रघुनाथ सिंह के समय क्या हुआ था, मराठा सेनापति भास्कर पंत का आक्रमण हुआ था। ठीक है, रघुनाथ सिंह के समय मराठा सेनापति भास्कर पंत का आक्रमण हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा डी का हो जाएगा थ्री। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2413। देख लीजिए आंसर किसमें है, 2413 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, देखिए जो राज सिंह है, ठीक है, राज सिंह की पत्नी का नाम क्या था, कजरी देवी। राज सिंह की पत्नी का नाम था दोस्तों कजरी देवी। कजरी देवी ने क्या किया था, कजरी देवी के कारण ही या फिर कजरी देवी की याद में ही राज सिंह ने बादल महल का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, बादल महल का निर्माण करवाया था। बादल महल को ही क्या कहा जाता है, सात खंडा महल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बादल महल या सात खंडा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो राज सिंह ने करवाया था। किसके लिए करवाया था, अपनी पत्नी कजरी देवी के लिए करवाया था। कहाँ पर करवाया था, तो ये जूना शहर में करवाया था। जूना शहर में निर्माण करवाया था। ये कहाँ के, किस शहर के पास में है, तो ये रतनपुर के नजदीक में है।
अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और देख लीजिए। जो यहाँ पे गोपाल मिश्र हैं, कवि गोपाल मिश्र, इन्होंने खूब तमाशा की रचना किया था। उसके साथ साथ और किसका रचना किया था देख लेते हैं। भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा के साथ साथ भक्ति चिंतामणि की भी रचना किया था। भक्ति चिंतामणि की रचना किसने किया था? तो कवि गोपाल मिश्र ने किया था। और किसकी रचना किया था? सुदामा चरित। ठीक है दोस्तों, सुदामा चरित की भी रचना किया था। और किसकी रचना किया था? जैमिनी, जैमिनी अश्वघोष, जैमिनी अश्वघोष की भी रचना किया था। ठीक है, और किसकी रचना किया था? राम प्रताप अधूरी, राम प्रताप अधूरी। अब ये अधूरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए इसकी रचना जो है उन्होंने पूरा नहीं किया था, आधा ही रचना किए थे और उनका देहांत हो गया था। उसके बाद उसके पुत्र थे, उन्होंने इसको पूरा किया था, इसीलिए इसको बोला था राम प्रताप अधूरी। तो यहाँ पे कवि गोपाल मिश्र की 5 रचनाओं को याद रखना है, खूब तमाशा और फिर ये चारों। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होगा? आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है जल्दी जल्दी मिल जाएगा। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो फ्री में इस क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा। आपको बस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सीजीपीएससी मितान 1। ठीक है, और इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन मराठा कालीन कर्मचारी और उसका कार्य सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया? फडणवीस, परगने की आमदनी का हिसाब रखना। नहीं, ये क्या है? फडणवीस का कार्य नहीं होता है परगने की आमदनी का हिसाब रखना। फडणवीस का कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका कार्य होता है आय व्यय का लेखा जोखा रखना। क्या कार्य होता है फडणवीस का? आय व्यय का लेखा जोखा रखना। किसका कार्य होता है? फडणवीस का। यहाँ पे क्या दिया है? पोतदार, पोतदार परगने की आय व्यय का लेखा तैयार करना। जी नहीं, ये काम किसका होता है? पोतदार का नहीं होता है। पोतदार का कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है, ये होता है खजांची। यानी कि जो खजांची होता है वो क्या करता था? जो खजाना होता था उसका देखरेख करता था। ठीक है, माल चपरासी का कार्य सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। माल चपरासी का कार्य होता था सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना। और अगला क्या दिया है? बरार पांडे, तो बरार पांडे का कार्य परगने की फसल की सूचना तैयार करना, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बरार पांडे का कार्य क्या होता था? लगान का विवरण तैयार करना। इसका कार्य क्या होता था? लगान का विवरण तैयार करना बरार पांडे का कार्य होता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मराठा शासक रघुजी तृतीय के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटनाएं हुई हैं? ठीक, इनमें से कौन सी घटनाएं हुई है? तो चलिए देख लीजिए। देखिए, धमधा के गोड़ राजाओं का विद्रोह ये हुआ था रघुजी तृतीय के शासनकाल में। छत्तीसगढ़ में सती प्रथा पर प्रतिबंध ये भी लगाया गया था रघुजी तृतीय के शासनकाल में। अगला क्या दिया है? बरगढ़ जमींदारी का विद्रोह, तो ये भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बरगढ़ जमींदारी का विद्रोह भी हुआ था रघुजी तृतीय के शासनकाल में। अब देखिए रघुजी तृतीय का जो शासनकाल था वो कब से कब तक चला था? 1830 से लेकर के 1854 तक चला था। इसी को क्या कहता है? पुनः भोसला शासन, पुनः भोसला शासन भी कहा जाता है रघुजी तृतीय के शासनकाल को। ठीक है, और देखिए 3 कार्य तो हुआ था, 3 घटनाएं रघुजी तृतीय के शासनकाल में। और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? यहाँ पे चौथा देख लीजिए, क्या हुआ था? तारापुर का विद्रोह। तारापुर का विद्रोह भी हुआ था किसके शासनकाल में? ये हुआ था रघुजी तृतीय के शासनकाल में। और ये कब से कब तक हुआ था? 1842 से लेकर के 1854 के बीच में हुआ था। 5वां पॉइंट कौन सा घटना हुआ था? मेरिया विद्रोह। ठीक है दोस्तों, मेरिया विद्रोह जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? ये भी हुआ था रघुजी तृतीय के शासनकाल में। कब से कब तक हुआ था? 1842 से लेकर के 1863 के मध्य में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसको आपको बताना है। चलिए देख लीजिए। पहला क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में सूबेदार महिपत राव दिनकर, छत्तीसगढ़ में पहला सूबेदार महिपत राव दिनकर था, ये सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला जो सूबेदार था वो महिपत राव दिनकर था। ठीक है, जिसके काल में कैप्टन ब्लंट ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला सूबेदार जो है वो महिपत राव दिनकर था, लेकिन इसके काल में कैप्टन ब्लंट ने यात्रा नहीं किया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि किसने किसने
किसके शासनकाल में यात्रा किया था। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, विठ्ठलराव दिनकर ने गढ़ों को समाप्त कर परगना व्यवस्था की शुरुआत किया था, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता थे, छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो ये 36 गढ़ों के स्थान पर उसने क्या किया था, 27 परगने में छत्तीसगढ़ को विभाजित किया था। ठीक है, 36 गढ़ों के स्थान पर 27 परगनों में उसको विभाजित किया था, किसने, विठ्ठलराव दिनकर ने, तो दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्या दिया है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पिंडारियों का हमला केशव गोविंद के काल में हुआ, जो बीकाजी गोपाल के समय भी जारी रहा, तो ये भी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पिंडारियों का हमला हुआ था केशव गोविंद के काल में। ठीक है, अब ये पिंडारी क्या है वो समझ लीजिए। पिंडारी क्या है, तो दक्षिण भारत के, ठीक है, दक्षिण भारत के जो पठान हुआ करते थे, ठीक है, दक्षिण भारत के पठान शासक जो हुआ करते थे उनको क्या कहता था, पिंडारी कहा जाता था। तो उन्होंने किसके शासनकाल में हमला किया था, तो केशव गोविंद के शासनकाल में हमला किया था। अब एक चीज और याद रख लीजिए, ये जो है कहाँ से प्रवेश करते थे छत्तीसगढ़ में, तो ये वर्तमान में जो है पेंड्रा नामक स्थान से, जिस स्थान से प्रवेश करते थे पिंडारी, उसको क्या कहा गया, पेंड्रा कहा गया। वर्तमान में इसको हम पेंड्रा के नाम से जानते हैं। अब एक निश्चित पॉइंट और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो यूरोपीय यात्री थे उन्होंने किसके किसके शासनकाल में यात्रा किया था, तो चलिए बताते हैं। महिपत राव दिनकर एक सूबेदार थे, महिपत राव दिनकर। तो महिपत राव के समय में कौन से यूरोपीय यात्रा किया था, तो उस समय फॉरेस्टर ने महिपत राव दिनकर के समय में यात्रा किया था। और एक और यात्री कौन थे, लेकी, इन्होंने भी इसके समय में यात्रा किया था। दूसरे कौन थे, विठ्ठल राव दिनकर, इनके समय में किसने यात्रा किया था, इनके समय में यात्रा किया था कैप्टन ब्लंट ने। कैप्टन ब्लंट ने क्या किया था, विठ्ठल राव दिनकर के समय में यात्रा किया था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, देखिए महिपत राव दिनकर के समय में यात्रा किया था करके दिया था, यहाँ इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो विठ्ठल राव दिनकर के शासनकाल में कैप्टन ब्लंट ने यात्रा किया था। और एक और थे केशव गोविंद के समय में किसने यात्रा किया था, तो उस समय यात्रा किया था कोलब्रुक ने। ये भी प्रश्न में पूछता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोलब्रुक ने यात्रा किया था केशव गोविंद के शासनकाल में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इस क्लास का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ब्रिटिश अधीक्षक और उसके कार्यकाल में हुई घटनाओं को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ क्या दिया है, ब्रिटिश अधीक्षक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया है उस समय जो घटनाएं हुई हैं उनको, तो उनको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए कैप्टन एगन्यू के समय में क्या हुआ था, इसके समय हुआ था महारसिया का विद्रोह। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का हो जाएगा 2, ए का 2। अब कैप्टन एडमंड के समय में क्या हुआ था, कैप्टन एडमंड के समय में हुआ था दोस्तों डोंगरगढ़ जमींदारी का विद्रोह, तो यहाँ पे हो जाएगा बी का पहला, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है, कैप्टन सेंडिस के समय में क्या हुआ था, बस्तर और कारोन जमींदारी का विद्रोह हुआ था। और कैप्टन कॉफर्ड के समय में क्या हुआ था, ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4, सी का 4 और डी का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2143, किसमें है, 2143 में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 7वां सवाल है, निम्न में से कौन सा मराठा कालीन कर और उसका नाम सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। तो चलिए डिटेल में बताते हैं। देखिए हम आपको कूट वाले प्रश्न बता ही रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है अभी छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ उसके साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते जा रहे हैं। तो वीडियो तो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप इसका टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है करके। ठीक है, आपको साथ ही साथ बहुत सारे पॉइंट जो है एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं इसमें, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसका फ्री पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नजराना क्या दिया है, जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर, नहीं ये क्या है, देखिए नजराना जो है जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा सबसे पहला। नजराना क्या बोला जाता था, जमींदारों से लिया जाने वाला जो वार्षिक कर था उसको कहा जाता था नजराना, और इसको साथ ही साथ क्या कहा जाता था, टकोली भी कहा जाता था। नजराना के साथ साथ टकोली भी कहा जाता था। अब अगला क्या दिया है, अगला जो दिया है वो देख लीजिए।
ठीक दोस्तों, अगला क्या दिया है, सायर। सायर क्या दिया, मादक द्रव्यों की बिक्री पर लगने वाला कर, नहीं ये गलत हो जाएगा। सायर क्या कहा जाता था, आयात निर्यात पर लगने वाला कर जो है उसको कहा जाता था सायर। सायर क्या होता था, आयात निर्यात पर जो कर लगता था, आयात निर्यात, या उसी को हम कह सकते हैं कि बिक्री कर, आयात निर्यात या बिक्री कर जो लगता था उसको कहा जाता था सायर। तो यहाँ पे क्या दिया है, मादक द्रव्यों की बिक्री पर लगने वाला कर तो नहीं, मादक द्रव्यों की बिक्री पर जो कर लगता था उसको कहा जाता था कलाली। ठीक है, मादक द्रव्यों की बिक्री पर जो कर लगता था उसको कहा जाता था कलाली। और सायर क्या है, तो आयात निर्यात बिक्री कर, इसको बोलते हैं सायर। अब अगला क्या दिया है, पंडरी कर, बाहर से आने वाले अनाज पर लगने वाला कर। अब कर कर पढ़ रहे, कर क्या है, कर है दोस्तों टैक्स। ठीक है, जो टैक्स है उसको बोला जाता था कर। तो पंडरी बाहर से आने वाले अनाज पर लगने वाला कर, ये भी गलत हो जाएगा। पंडरी क्या होता था, पंडरी होता था गैर कृषकों पर लगने वाला कर। ठीक है दोस्तों, पंडरी क्या होता था, गैर कृषकों पर लगने वाला कर। अब गैर कृषक से, ठीक है, गैर कृषकों पर लगने वाला कर, तो गैर कृषक से क्या मतलब हुआ, जैसे कि नाई हो गया, धोबी हो गया, ठीक है, इनसे जो कर लिया जाता था उनको क्या बोलता था, गैर कृषकों पर लगने वाला कर कहा जाता था, और इसी को कहा जाता था पंडरी। ठीक है, अब अगला क्या दिया है, अगला दिया है सेवई। ठीक है, सेवई जो है बिक्री कर, नहीं सेवई बिक्री कर नहीं होता था। सेवई जो होता था वो होता था जिसको मान लीजिए किसी के ऊपर जुर्माना लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था, सेवई कहा जाता था, या फिर अन्य छोटे कर। ठीक है, जुर्माना या अन्य छोटे कर जो लगाया जाता था उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था सेवई। बिक्री कर क्या है, यहाँ पे हमने बताया बिक्री कर जो है दोस्तों वो क्या है, बिक्री कर को कहा जाता था सायर। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट बता दिए। ठीक है, नजराना क्या होता था, टकोली कहा जाता था, और जमींदारों से लिया जाने वाला कर है वो। ठीक है, सायर क्या है, आयात निर्यात और बिक्री कर। मादक द्रव्यों पर लगने वाला कर को बोलते थे कलाली। पंडरी क्या है, गैर कृषकों पर लगने वाला कर। ठीक है, और सेवई क्या है, जुर्माना या अन्य छोटे कर। आठवां सवाल है, किस ब्रिटिश अधीक्षक के द्वारा पटेल नामक पद को समाप्त कर दिया गया, किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था, चलिए बताते हैं। ठीक है, तो पटेल नामक जो पद होता था वो कैप्टन एगन्यू के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था, और उसके द्वारा दो नए पद का सृजन किया गया था। पहला कौन सा था, अमीन, अमीन नामक पद का सृजन किया गया था, और दूसरा क्या था, दूसरा था पंड्या। ठीक है, तो अमीन पद किसके द्वारा जारी किया गया या स्थापित किया गया, कैप्टन एगेन्यू के द्वारा। पंड्या पद भी उसी के द्वारा जारी किया गया। अब एक पद आता है महत्वपूर्ण है, गौटिया। ठीक है, गौटिया का पद ये कौन कौन से शासनकाल में रहा है, तो देखिए गौटिया का पद जो है वो कलचुरी शासनकाल में भी था। ठीक है, गौटिया पद कलचुरी शासनकाल में भी था, और ये मराठा मराठा काल में भी था गौटिया का पद, और ये कौन से शासनकाल में था, तो ये ब्रिटिश शासनकाल में भी था दोस्तों। ठीक है, ये ब्रिटिश शासनकाल में भी था, क्या था, गौटिया का पद। तो ये प्रश्न पूछता है कि गौटिया पद किस शासनकाल में था, तो ये तीनों शासनकाल में था, कलचुरी में भी, मराठा में भी और ब्रिटिश शासनकाल में भी। नौवां सवाल है, सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह सर्वप्रथम किस तारीख को गिरफ्तार हुई। यहाँ पे हम बहुत सारे डेट बताएंगे, आपको याद रखना है गिरफ्तार कब हुई। ठीक है, देखिए उनकी गिरफ्तारी कब हुई थी, गिरफ्तारी क्यों हुई थी पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, एक क्या थे दोस्तों, माखन बनिया थे, क्या थे, एक माखन बनिया। ठीक है, तो माखन बनिया के जो गोदाम था उसके गोदाम से अनाज को लूट करके, ठीक है, माखन बनिया कहाँ के थे, तो ये कसडोल के व्यापारी थे। ठीक है, माखन बनिया जो है वो कसडोल के व्यापारी थे। तो वीर नारायण सिंह ने क्या किया था, इसी के माखन बनिया के गोदाम को लूट करके उसके अनाज को गरीबों में बांट दिया था। ठीक है, जिसके कारण क्या किया गया था, शहीद वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार कब किया गया था, गिरफ्तार किया गया था 20 अक्टूबर 1856 को। ठीक है, तो 20 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, संबलपुर से, उनको संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और उनको रायपुर के जेल में डाल दिया गया। ठीक है, रायपुर की जेल में कितने समय तक डाला गया, तो ये वहां पर 10 माह और 4 दिन तक रायपुर की जेल में रहे थे। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, 27 अगस्त 27 अगस्त,
ठीक है। 27 अगस्त 1857 को वो जेल से भाग जाते हैं, ठीक है। और जेल से भागने के बाद उनको पकड़ लिया जाता है। तो उनको पकड़ने के लिए कौन जाते हैं? उनको पकड़ने के लिए जाते हैं कैप्टन स्मिथ, ठीक है। कैप्टन स्मिथ और नेपियर, दोनों को उनको पकड़ने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। और उनको कब गिरफ्तार किया जाता है? तो उनको गिरफ्तार किया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर 2 दिसंबर 1857 को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और उनको न्यायालय में कब प्रस्तुत किया जाता है? 5 दिसंबर 1857 को उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। और 10 दिसंबर 1857 को उनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। उनको फांसी दी जाती है। और यही कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद। तो आपको ये भी प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे? तो शहीद वीर नारायण सिंह थे, जो कि सोना खान के जमींदार थे। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि शहीद वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति के थे? तो ये थे बिंझवार जनजाति के थे, ठीक है। कौन सी जनजाति के थे? बिंझवार जनजाति के थे। तो यहां से कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल गया। 10वां सवाल है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए प्रशासनिक फेरबदल को उनके काल क्रमानुसार जमाइए। अब ये काल क्रमानुसार को बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो चलिए आपको बारी बारी से बताते हैं। मध्य प्रांत का गठन, देखिए जब आपको मध्य प्रांत का गठन करके पूछे, ठीक है, तो कब हुआ था गठन? ये हुआ था 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था। किसको किसको मिलाकर किया गया था? एक उस समय था नागपुर राज्य, ठीक है, नागपुर राज्य को प्लस संबलपुर क्षेत्र को प्लस और किसको मिलाया गया था? सागर नर्मदा क्षेत्र को, ठीक है। सागर नर्मदा क्षेत्र को मिला करके बनाया गया था। अभी सागर नर्मदा जो है वर्तमान में क्या है? मध्य प्रदेश क्षेत्र है, ठीक है। इतने को मिलाकर क्या बनाया गया था? मध्य प्रांत का गठन किया गया था। कब? 2 नवंबर 1861 को। दूसरा दिया है तहसीलों का पुनर्गठन। तो पहले तो हम समझते हैं तहसीलों के गठन के बारे में। तो अगर आपसे पूछता है कि तहसीलों का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हो गया था दोस्तों 1854 में। 1854 में इसका गठन हो गया था। कौन कौन से तहसील बनाया गया था उस समय? एक तहसील बनाया गया था रायपुर को बनाया गया था। दूसरा बनाया गया था रतनपुर को, ठीक है। और तीसरा क्या बनाया गया था? धमतरी को क्या बनाया गया था? तहसील बनाया गया था, ठीक है। अब उसके बाद में जब पुनर्गठन होता है, ठीक है, तो पुनर्गठन कब होता है? देखिए पुनर्गठन होता है दोस्तों 1857 को। एग्जैक्ट डेट लिख लीजिए, 1 फरवरी 1857 को क्या होता है? पुनर्गठन होता है तहसीलों का। उसमें कौन कौन से तहसील बनाए जाते हैं? एक तो बनाया जाता है धमधा, ठीक है, और दूसरा बनाया जाता है नवागढ़। दमदा और नवागढ़ 2 तहसील बनाए जाते हैं पुनर्गठन में। कब? 1857 में। उसके तुरंत बाद क्या कहता है? धमधा को हटा करके दुर्ग को तहसील बना दिया जाता है, ठीक है। अब तो ये हो गया 2 चीज। अब तीसरा क्या दिया? छत्तीसगढ़ में पंजाब पुलिस मैनुअल का लागू होना। तो ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1858 को, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिलना। तो संभाग का दर्जा मिला था 1862 में। तो ये हमको देखिए सारा डेट पता चल गया। अब देखते हैं काल क्रमानुसार जमाइए करके बोल रहा है। तो सबसे पहले वाला जो होगा सबसे पहले आएगा, मतलब सबसे जो पहले सन वाला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों? सबसे पहला आएगा 1857 अर्थात तहसीलों का पुनर्गठन, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा 2। उसके बाद में क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ में पंजाब पुलिस मैनुअल का लागू होना, यानी कि 3, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? मध्य प्रांत का गठन, यानी कि 1। और उसके बाद में आएगा संभाग का दर्जा मिलना, यानी कि 4। तो 2 3 1 4 देख लीजिए, 2 3 1 4 किस में है? तो 2 3 1 4 है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 11वां सवाल है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय भावना को उत्प्रेरित करने के लिए किन संस्थाओं की स्थापना रायपुर में की गई थी? ठीक है, तो रायपुर में कौन कौन सी की गई थी? देखिए लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, ये रायपुर में किया गया था। मालिनी रीडिंग क्लब की स्थापना भी रायपुर में किया गया था। और पीपुल टीचर्स एसोसिएशन का भी स्थापना कहाँ किया गया था? रायपुर में किया गया था। तो ये तीनों की स्थापना कहाँ किया गया दोस्तों? रायपुर में। लेकिन यहाँ पे जो बुद्धि प्रकाश सभा है, इसकी स्थापना किया गया था बिलासपुर में, ठीक है। इसकी स्थापना किया गया था बिलासपुर में। अब बिलासपुर में और कौन कौन सी स्थापना किया गया था? एक था बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट,
बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट की स्थापना किया गया था बिलासपुर में। एक और चीज का स्थापना किया गया था, रीडिंग क्लब। ठीक है दोस्तों, रीडिंग क्लब की स्थापना कहाँ किया गया था, ये भी बिलासपुर में किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12वां सवाल देख लीजिए दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो फ्री में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए, रायपुर में कलचुरी वंश के शासक और उसके कार्यकाल में हुई घटनाओं को सम्मिलित कीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अमर सिंह के समय क्या हुआ था, देखिए अमर सिंह के समय में क्या हुआ था, कवि माखन मिश्र को राजस्व प्रदान किया गया था। ठीक है, रामचंद्र देव के समय में क्या हुआ था, रायपुर के कलचुरी वंश का संस्थापक, रामचंद्र देव को क्या माना जाता है, रायपुर के कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब भुवनेश्वर देव जो है कौन थे, इन्होंने रायपुर में बूढ़ा तालाब के किले का निर्माण करवाया था। किसने, भुवनेश्वर देव ने। ठीक है, और ब्रह्मदेव ने क्या करवाया था, तो इसका हो जाएगा ये पहला वाला। ठीक है, ब्राह्मण हाजीराज के द्वारा हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके शासनकाल में, ब्रह्मदेव के शासनकाल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज प्रश्न पूछता है, रामचंद्र देव कहें रायपुर में कलचुरी वंश का संस्थापक पूछेगा तो रामचंद्र देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा, ठीक है, वास्तविक संस्थापक जब आपसे पूछेगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केशव देव। अगर आपसे रामचंद्र देव जो है कौन है, रायपुर में कलचुरी वंश का संस्थापक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जब भी आपको पूछेगा तो उसका सही जवाब हो जाएगा केशव देव। इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न राजवंश और उनके शासक को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए नल वंश का शासक कौन था, ठीक है, तो नल वंश का शासक था स्कंद वर्मन। तो क्या हो जाएगा, ए का 2, क्या हो गया, ए का 2। अगला क्या दिया, पांडु वंश, तो पांडु वंश का शासक कौन था, प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 3। अगला क्या दिया है, सरबपुरी वंश, तो सरबपुरी वंश का शासक कौन था दोस्तों, इसका शासक था भीमसेन, इसका शासक था प्रसन्न, एक मिनट दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया है, क्या हो जाएगा, पांडु वंश का शासक कौन था, इसका शासक था इंद्रबल। तो यहाँ पे हो जाएगा बी का 4। ठीक है, और सरबपुरी वंश का शासक कौन था, तो इसका शासक था प्रसन्न मात्र, तो सी का हो जाएगा 3। अब लास्ट क्या दिया है, लास्ट दिया है राजर्षि तुल्य वंश, तो राजर्षि तुल्य वंश का शासक कौन था, भीमसेन प्रथम, यानी कि डी का हो जाएगा दोस्तों 1। तो क्या हो जाएगा 2431, 2431, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के सूबेदारों को उनके काल क्रमानुसार जमाइए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो सूबेदार थे उनको काल क्रम के अनुसार से देख लेते हैं। सबसे पहले कौन थे, महिपत राव दिनकर, फिर आते हैं विट्ठल राव दिनकर, फिर भवानी कालू, फिर केशव गोविंद, उसके बाद आते हैं बीकाजी गोपाल, फिर सखा राम हरि, फिर आते हैं सीताराम तात्या, और फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं यादव राव दिनकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा महिपत राव दिनकर, यानी कि 4। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, केशव गोविंद, तीसरे नंबर पे आ जाएगा सखाराम हरि, और चौथे नंबर पे होंगे सीताराम तात्या, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4123। 4123 किस में है दोस्तों, यहाँ पे है 4123, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, 1854 के बाद छत्तीसगढ़ में किन ताहूतदारियों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो कौन कौन से ताहूतदारियों का निर्माण किया गया था, देखिए ताहूतदारियों का निर्माण 3 शासकों के समय में किया गया था। ठीक है, एक तो है, पहला हम देख लेते हैं सैंडिस के कार्यकाल में। ठीक है, सैंडिस के कार्यकाल में ताहूतदारी का निर्माण किया गया था। सैंडिस के कार्यकाल कब से कब तक था, यह 1818 से लेकर के 1830 तक। इसके काल में कौन कौन से ताहूतदारी का निर्माण किया गया था दोस्तों, एक तो था लोरमी ताहूतदारी का निर्माण हुआ था, दूसरा था तरेंगा। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा किसके कार्यकाल में निर्माण हुआ था, यह हुआ था रघुजी तृतीय के कार्यकाल में। ठीक है,
रघु जी तृतीय के कार्यकाल में हुआ था। इसका कार्यकाल कब से कब तक? 1830 से लेकर के 1854 तक। ठीक है, इसके कार्यकाल में भी ताहूदारी का निर्माण हुआ था। तो कौन कौन से ताहूदारी का निर्माण हुआ था? इसमें हुआ था दोस्तों सिरपुर, एक तो हुआ था सिरपुर और दूसरा था लवन। सिरपुर और लवन ताहूदारी का निर्माण हुआ था रघु जी तृतीय के शासनकाल में। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या था? चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट, इसका कार्यकाल कब से कब तक? इसका कार्यकाल था 1854 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, इसके कार्यकाल में जो निर्मित हुआ था वो 1854 लेकर के 1947 तक चला ये ताहूदारी। ठीक है, तो इसके काल में कौन कौन से हुआ था? एक हुआ था सिहावा, दूसरा क्या हुआ था? खल्लारी, तीसरा हुआ था दोस्तों संजारी। तो ये तीनों ताहूदारियों का निर्माण हुआ था चार्ल्स इलियट के समय में। ठीक है, जो कि 1854 से 1947 तक चला। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1854 के बाद क्या निर्माण हुआ था? तो यहाँ पे लोरमी, तरेंगा, सिरपुर और लवन, ये दोनों क्या हुआ था? ये जो है 1854 के पहले ही हो गया था। तो ये सभी तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, 1830 से 54 के दौरान छत्तीसगढ़ में नियुक्त जिलेदारों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए देखते हैं 1830 से 1854 के बीच में कौन कौन से जिलेदार नियुक्त हुए। सबसे पहले हुए कृष्णराव अप्पा, फिर हुए अमृतराव, फिर हुए सदरुद्दीन, उसके बाद दुर्गा प्रसाद, फिर उसके बाद इंटुक राव, फिर सखाराम हरि, उसके बाद गोविंद राव और लास्ट में हुए गोपाल राव। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे आएगा कृष्ण राव यानी कि 2। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों? अमृत राव यानी कि 1। तीसरे नंबर पे आ जाएगा दुर्गा प्रसाद यानी कि 3। ठीक है, और चौथे नंबर पे आ जाएगा गोविंद राव यानी कि 4। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 1 3 4। देख लीजिए 2 1 3 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के किन मराठा शासकों के समकालीन थी? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, मराठा कालीन जो है पहले किसका शासनकाल आया? बिंबाजी का। ठीक है, जिनका शासनकाल चला 1757 से लेकर के 1787 तक। ठीक है, उसके बाद आए आनंदीबाई, उसके बाद आई आनंदीबाई जिनका शासनकाल चला 1780 से लेकर के 1788 तक। ठीक है, उनके बाद आई चिमड़ा जी। ठीक है, उनके बाद आए चिमड़ा जी जिनका शासनकाल चला 1788 से लेकर के 1789 तक। और उनके बाद कौन आए? उनके बाद आए वेंकोजी। वेंकोजी, तो वेंकोजी के शासन कब से कब तक चला? 1789 से लेकर के 1815 तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? बिंबाजी भी दिया है, खंडोजी भोसले, वेंकोजी भोसले और परसोजी भोसले। तो परसोजी भोसले जो है दोस्तों वो तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो शासक थे ये नागपुर के शासक थे। ठीक है, नागपुर के शासक थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया ही नहीं है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 4 नंबर। अब बचा क्या? 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को आपको पहचानना है। पहला क्या दिया है? भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्र पत्र से राजर्षि कुल्य तुल्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा क्या दिया है? इस ताम्र पत्र में गुप्त संवत का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट क्या दिया है? इस ताम्र पत्र के अनुसार इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राजर्षि तुल्य कुलवंश का जो प्रथम शासक था वो प्रथम शासक कौन था? वो था सुरा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? भीमसेन, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्या दिया है? इस ताम्रपत्र में भीमसेन द्वितीय द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में हरि स्वामी व बोप स्वामी को भट्टपालिका नामक ग्राम देने का उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा था? असत्य को पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 है, मराठा कालीन खालसा भूमि क्या थी? पहला दिया है ऐसी भूमि जिस पर कर लगाने का अधिकार मराठों को नहीं था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। अगला क्या दिया है? ऐसी भूमि जिस पर कर लगाने का अधिकार तो मराठों के पास था
परंतु कर वसूली जमींदार करते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी भूमि को क्या बोलते थे जिस पर कर लगाने का अधिकार मराठों को था लेकिन वसूली जमींदार करते थे, उसको बोला जाता था जमींदारी भूमि। ठीक है, उसको बोलते थे जमींदारी भूमि। ठीक है, और इसी को इसके द्वारा जो कर प्राप्त होता था उसको क्या बोला जाता था, टकोली। इसको आपको याद रखना है। अगला क्या है, ऐसी भूमि जहां कर लगाने और वसूली करने दोनों का अधिकार मराठों के पास था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऐसी भूमि को क्या बोलते थे, ऐसी भूमि को बोलते थे खालसा भूमि, जिस पर कर भी कौन लगाते थे, मराठे लगाते थे, और वसूली भी वही किया करते थे। क्या बोलते हैं, खालसा भूमि। अगला क्या दिया है, ऐसी भूमि जहां कर तो जमींदार लगाते थे परंतु वसूली मराठे करते थे तथा उसका एक हिस्सा जमींदार को देते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट सवाल क्या है, मराठा कालीन ऐसी भूमि जहां से किसी भी किसान को राजस्व वसूली नहीं की जाती थी, क्या कहलाता था। चलिए देख लेते हैं। देखिए, धर्मदाय भूमि किसको बोला जाता था, जो धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए जो भूमि दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था, धर्मदाय भूमि। ठीक है, मोकासा भूमि क्या होता था, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दिया जाता था, ठीक है, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, ठीक है, उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था मोकासा। और इस पर किसी भी प्रकार का किसानों से राजस्व वसूली नहीं किया जाता था। ठीक है, तो यही तो हमको पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक और भूमि होता था जिसको बोला जाता था देव स्थान भूमि। देव स्थान भूमि कौन सा होता था, जिसको मंदिरों को, ठीक है, मंदिरों को दान में दी गई भूमि, मंदिरों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी, देव स्थान भूमि कहलाता था। यहाँ प्रश्न में क्या पूछा दोस्तों, मराठा कालीन ऐसी भूमि जहां से किसी भी किसान से राजस्व वसूली नहीं किया जाता था, तो उसको बोला जाता था मोकासा भूमि। यही भूमि जो है ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन रहता है उसको भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे अगले आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।